वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आगे के लेक्चर में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी कंप्लीट फिजिक्स हो जाएगी। इसके अलावा जो भी थ्योरी पार्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव के अनुसार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो थ्योरी पार्ट भी आपको कवर इन क्वेश्चंस के माध्यम से करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? आपके ऑप्शन है, कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और अधिकतम कार्य करता है। देखिए, कार्य की यदि हम डेफिनेशन को देखें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू को यदि हम कार्य से डिनोट करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स और ये है वर्क। तो वर्क अगर हमें निकालना है तो हमें किसी वस्तु पर लगाए गए बल के बारे में पता होना चाहिए और बल के द्वारा कुल विस्थापन का पता होना चाहिए। अब इसने कहा है कि एक व्यक्ति ने दीवार को धक्का तो दिया पर विस्थापित नहीं हुई, मतलब कि डी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। एफ तो था कुछ न्यूटन, लेकिन डी जीरो था, इसलिए कार्य भी जीरो हो जाएगा। एफ इंटू डी की वैल्यू जीरो होने पर किया गया टोटल वर्क जीरो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर है कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। देखिए, ऑब्वियसली स्थायित्व बढ़ाने के लिए। दो घटक होते हैं, एक होता है साइन घटक, यदि इस कोण को हम थीटा माने तो एक होता है साइन थीटा घटक और एक होता है कॉस थीटा घटक। जब भी हमें किसी पहाड़ पर चढ़ना होता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये एंगल जितना कम हो सके उतना करना होता है, क्योंकि कम एंगल पर साइन की वैल्यू कम होती है। अगर आप साइन जीरो से साइन 90 तक जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए कम से कम होना चाहिए साइन, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्योंकि इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। सही आंसर है ये, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। देखिए, किसी भी वस्तु का झुकाव उसके गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करता है। यदि गुरुत्व केंद्र को आप संतुलन की स्थिति में ले आते हैं तो वस्तु भी संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। यदि हम कोई आकृति ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र है मान लीजिए यहाँ पर, और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, गुरुत्व केंद्र से होती हुई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है। यही कारण है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। देखिए, एक होता है वाटर, ठीक है, H2O, दूसरा होता है आइस, H2O। लेकिन वाटर और आइस में दोनों ही परमाणु सूत्र समान है। इसके जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी समान है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस पानी में कम होती है और आइस में ज्यादा होती है। मतलब यदि आप H और O के बीच की डिस्टेंस की बात है, मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम है ना, इतनी नहीं होती है और भी कम होती है, मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अगर हम पानी की बात करते हैं, अगर पानी में 1 एंगस्ट्रॉम है तो ऑब्वियसली जो आइस होगी ना, आइस में O और H की जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से भी ज्यादा होगी, क्योंकि आइस में बॉन्डिंग के बीच में एयर होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। इस वजह से लेंथ बढ़ जाने के कारण जो आयतन होता है, बर्फ का आयतन पानी की अपेक्षा हमेशा ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी सही है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका भी सेम आंसर होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? देखिए, जल का देखिए आयतन की यहाँ पर बात हो रही है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है? ऑब्वियसली आयतन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन घनत्व। मतलब अगर घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा, अगर घनत्व घट रहा है तो आयतन बढ़ेगा। ये होता है फॉर्मूला। इन्होंने बोला है 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर पानी का घनत्व ज्यादा है 9 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो 9 डिग्री सेल्सियस से जब 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ आप आते हैं, 9 से 8 7 6 इस तरह से करके जब 4 डिग्री सेल्सियस पर आते हो तो घनत्व तो बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आयतन कम हो रहा होता है। तो जब आप 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आओगे तो आयतन कम होगा। लेकिन जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाते हो 3 डिग्री सेल्सियस पर, तो आयतन बढ़ने लगता है क्योंकि घनत्व कम होने लगता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन होगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के उस भाग के भार के सॉरी ऑप्शंस देखते हैं। नाव के भार से कम, नाव के भार से ज्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या नाव के भार के बराबर। ओके, सही आंसर है नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत है प्लवन का सिद्धांत या उत्प्लावन का सिद्धांत। इसके अनुसार कोई भी वस्तु पानी पर तैरने लगती है जब वह अपने द्वारा आरोपित भार के बराबर जल को हटा देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, गति का दूसरा नियम जिसे कि हम बोलते हैं संवेग परिवर्तन का नियम, गति का तीसरा नियम क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का नियम, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम के संयोजन से। सही आंसर है गति का पहला नियम। ओके, जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ओके, तो यदि हम किसी कालीन को पीटते हैं जब किसी लकड़ी से या डंडे से, तो कण तो उस कालीन में जो कण थे जो कि स्थिर अवस्था में थे कालीन के अंदर, जब हम उसे लकड़ी से पीटते हैं तो कालीन तो गतिक अवस्था में आ जाती है, परंतु कण स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। इस वजह से कण नीचे गिर जाते हैं। गति का पहला नियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ओके, सबसे पहले इसके लिए आपको जानना जरूरी है घर्षण क्या होता है। देखिए, दो सतहें हैं, पहली और ये है दूसरी सतह। दूसरी, इनके बीच में ये एक स्पेस है। जब पहली सतह दूसरी सतह के ऊपर आती है तो इसके बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। ये घर्षण बल जितना ज्यादा होता है, किसी भी चीज की स्थिर अवस्था उतनी ही अधिक होती है। इसलिए अगर आप बर्फ में जाओगे तो बर्फ का घर्षण बल कम होता है, सड़क पर घर्षण बल ज्यादा होता है, और ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। सेम, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल कम कार्य करता है जबकि सड़क पर ज्यादा होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि सेम, यहाँ पर भी घर्षण बल ही कार्य करेगा। आपके ऑप्शन है जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों से के अतिरिक्त कोई विकल्प। ओके, सही आंसर है लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ऑप्शन बी। देखिए, घर्षण बल दो तरह का होता है। एक होता है समतल घर्षण बल, इस तरह से समतल सतह, और दूसरा होता है जब कोई सिलेंडर किसी
सतह पर लुढ़कते हुए जाता है। तो लुढ़कन ये वाला घर्षण बल ये कम होता है फिसलन घर्षण बल के, इसे हम फिसलन घर्षण बल बोलते हैं। तो फिसलन फिसलन घर्षण बल हमेशा ज्यादा होता है और लुढ़कन घर्षण बल हमेशा कम होता है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। एक नदी में चलना हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ नीचे हो जाता है, पहले जितना था उतना ही रहता है, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऊपर या नीचे होना उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। सही आंसर है ऊपर उठ जाएगा। देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। ओके, यदि आप समुद्र के पानी को लेते हैं, ओशियन वाटर को लेते हैं, ओशियन वाटर, और एक तरफ आप रिवर रिवर वाटर को लेते हैं, तो इसका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। जिस वजह से जब जहाज समुद्र में आता है तो घनत्व अधिक होने के कारण, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होने के कारण कुछ ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है जहाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती? किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए दो चीजें हैं, है ना, एक के ऊपर एक तैर रही है, तो तैरना और डूबना निर्भर करता है घनत्व पर। जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो अपने से कम घनत्व वाले वस्तु के नीचे रहेगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो हमेशा अधिक घनत्व वाली वस्तु के या अधिक घनत्व वाले तरल पदार्थ के ऊपर तैरती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, वो हमसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली जिसका घनत्व कम होता है वो तैरेगी। मतलब लोहे की कील का घनत्व कम होगा पारे से, इस वजह से तैर रही है। सही ऑप्शन है। पहले हम चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बिल्कुल गलत। दूसरा है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, बिल्कुल गलत। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, ऑप्शन सी सही होगा। पारा पानी से भारी है नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? सेम चीज आपको पहले बताई गई है कि आपने इसी लेक्चर में एक क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लोहे के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार के बराबर, ना अधिक ना कम और ना संबंधित में से देखिए ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, सेम इसका संबंध भी हम घनत्व से ही लेंगे, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है लेकिन अल्कोहल से ज्यादा होता है, इस वजह से। ओके, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, सेम घनत्व की वजह से होता है ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, यहाँ पर भी क्या आंसर होगा बच्चों बताओ? घनत्व, सेम। यदि घनत्व कम है स्टील का तो वो ऑब्वियसली पारे में तैरेगी, यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही होगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। और भी क्वेश्चन आपसे घनत्व से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलाई दूध के ऊपर तैरती है, तो इसका भी यही रीजन है कि मलाई का घनत्व कम होता है और दूध का ज्यादा होता है, इसलिए मलाई दूध के ऊपर तैरती है। इसके अलावा मक्खन का भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मक्खन दूध के ऊपर तैरता है परंतु पानी वानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है कि मक्खन का घनत्व पानी से कम होता है, सॉरी, मक्खन का घनत्व दूध से कम होता है इसलिए वो तैरता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो, अगर लोहे की गेंद को हम मरकरी में गिराते हैं तो क्या होता है? वह बाल्टी की पैनी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हमने पहले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा होगा तो इतना तो आपको ध्यान में रहेगा ही कि लोहे का घनत्व, यदि हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ आयरन हमेशा कम होती है मरकरी डेंसिटी के। ओके, मरकरी डेंसिटी से हमेशा ही कम होती है। अगर हम डेंसिटी की बात करें आयरन की तो ये कम होगी डेंसिटी मरकरी से, यही वजह है कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? हम पहले ही ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे, सॉरी,
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम है तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यदि आप यहाँ पर हम मानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ेगा, ओके। सॉरी, घनत्व कम होगा। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित? यदि आप मात्रा बदल देते हैं तो आयतन परिवर्तित हो जाएगा, भार भी परिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा, घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। देखिए, घनत्व पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि चेंज नहीं होती। अगर आप 1 किलोग्राम लोगे ना किसी चीज को, और आप 5 किलोग्राम ले लो चाहे किसी भी चीज को, तब भी चेंज नहीं होगा, घनत्व हमेशा सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले पानी में तैरना आसान होता है। समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया है कि समुद्र पानी का घनत्व कम होता है। सॉरी, समुद्र पानी का घनत्व अधिक होता है और नदी के पानी का घनत्व कम होता है। ऑब्वियसली जब हम अधिक घनत्व वाली चीज में तैरेंगे और कम घनत्व वाली चीज में तैरेंगे तो हमारा शरीर कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, हमें तैरने में आसानी होती है उस पानी में जिसका कि घनत्व अधिक होता है। ऑब्वियसली समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। ओके, सही आंसर है निम्न घनत्व। हमने ऑलरेडी इस पूरे लेक्चर में चीज को पढ़ा है कि अगर घनत्व कम होता है तो वह तैरेगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? आइसबर्ग आइस क्यूब होता है, आपने पढ़ा होगा टाइटैनिक टकरा गया था 1912 में, है ना, एक आइसबर्ग से, जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उस टाइम का टाइटैनिक डूब गया था। आइसबर्ग, इसमें आपसे पूछा है उसी आइसबर्ग का कितना भाग है जो समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। देखिए, यदि हम आइसबर्ग के टोटल भाग को मानते हैं 100% या 1, ठीक है, तो इसमें होता है 1:9। ओके, मतलब कि इसको 10 मान लेते हैं, आइसबर्ग का टोटल 10 माना, तो इसमें ऐसा होता है एक भाग ऊपर रहता है और 9 भाग नीचे रहता है। ओके, एक भाग ऊपर किसका? 10 का, तो 1/10 भाग ऊपर रहेगा और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। ओके, आइसबर्ग का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। सही आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, क्योंकि पानी का अपना एक भार होता है जिसकी वजह से जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दाब बढ़ जाता है, और यही वजह है कि नीचे की दीवारों की मोटाई ज्यादा रखी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? ऑब्वियसली जब हम स्केटिंग करते हैं तो गलनांक कम हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। चौराहों पर पानी के फुराने, यहाँ पर फुब्बारे लिखना है, चौराहों पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि आपके ऑप्शन है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, या पानी की श्यानता के कारण। ऑब्वियसली जब पानी का वेग अधिक होता है तो दाब घट जाएगा। कोरियालिस वाला आपने इसमें पहले भी पढ़ा घट जाता है। ओके, ऑप्शन ए करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है।
तो बच्चों आज हम इतने क्वेश्चन ही करेंगे, हम हर लेक्चर में 25 क्वेश्चन करते हैं। ओके, धीरे धीरे आपकी पूरी फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी और यकीन मानिए रेडियो ऑपरेटर या किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम मिलेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।